नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान पर एक्शन की तैयारी तेज। 24 घंटे में एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से की दूसरी बार मुलाकात। मूडीज की रिपोर्ट में बड़ा दावा, अगर हुआ युद्ध तो तबाह हो जाएगा पाकिस्तान। भारत की डाक के आगे यूएनएससी में नहीं चला पाकिस्तान का ड्रामा। क्लोज डोर मीटिंग में ना रेजोल्यूशन आया, ना बयान। सुरक्षा परिषद ने पाक को जमकर लताड़ा। लश्कर तैयबा को लेकर उठे सवाल। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कल देश के करीब 250 जिलों में होगी सिविल डिफेंस की मेगा मॉक ड्रिल। गृह मंत्रालय ने जारी किया है आदेश। अंधेरा छाएगा, सायरन बजेगा और चलेगा ऑपरेशन। सरकार की तैयारी जबरदस्त। पहलगाम हमले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। कहा, हमले के 3 दिन पहले पीएम मोदी के पास थी खुफिया जानकारी, इसलिए वो कश्मीर नहीं गए। न्यायपालिका में पारदर्शिता की बड़ी पहल। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक किया जजों की संपत्ति का ब्यौरा। 21 जजों की संपत्ति हुई सार्वजनिक। डिटेल्स के मुताबिक भारत के सबसे अमीर जज केवी विश्वनाथन। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पहलगाम का बदला लेने के लिए पीएम मोदी की महा तैयारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जबरदस्त एक्शन मोड में है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच एनएसए अजीत डोभाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर जाकर पीएम मोदी के साथ लंबी मीटिंग की है। बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में यह दूसरी बार हुआ जब प्रधानमंत्री ने अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत की तैयारी साफ साफ नजर आ रही है। इस बीच मूडीज रेटिंग्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा तो भारत की आर्थिक सेहत पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान आर्थिक रूप से खस्ता हाल हो जाएगा। साथ ही पाकिस्तान के अंदर अब सरकार और सेना के खिलाफ असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। खैबर पख्तूनख्वा की एक मस्जिद के मौलाना मोहम्मद रंगीला ने खुले मन से एक बार फिर यह ऐलान कर दिया कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो भारत का साथ देंगे। पीएम मोदी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन अजीत डोभाल से बार-बार उनकी मुलाकात क्या चल रहा है? देखिए, अजीत डोभाल इस पूरे ऑपरेशन के केंद्र में है। ही इज द नोडल ऑफिसर, आप कह सकते हैं, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हिंदुस्तान की सरकार, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, अलग अलग मिनिस्ट्री, क्योंकि हर मिनिस्ट्री कुछ न कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है। तो ये जो पूरा का पूरा तैयारी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी मिट्टी में मिलाना है, तो मिट्टी में मिलाने के तो कई सारे तरीके हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं। तो ये किस तरीके से ये तैयारी है, उसका एक रिव्यू मीटिंग, इसलिए रोज आप समझिए कि लगभग डेली बेसिस पे अजीत डोभाल साहब की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री मोदी से। कल भी 40 मिनट की मीटिंग हुई थी, आज फिर लंबी मीटिंग हुई, फिर होम सेक्रेटरी से भी आज मीटिंग हुई। भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है, इसमें अब कोई डाउट बचा नहीं। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के संशय भी है और कई सारी मुल्कों ने तो साफ साफ कह दिया कि तुम आगे बढ़ो, भारत के साथ हम खड़े हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो जापान हो। आज रक्षा मंत्री, जापान के रक्षा मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की। तो ये चारों तरफ से हिंदुस्तान को समर्थन मिल रहा है और पाकिस्तान के लिए डरावनी डरावनी चीजें आ रही हैं। मूडीज ने क्या कहा? मूडीज ने ये कहा कि जब, क्योंकि इतना टेंशन चल रहा है और मूडीज के रिपोर्ट के आधार पे ही वो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसे लगाती है या कर्ज देती हैं। पाकिस्तान के बारे में कहा कि अगर ये चलता रहा, युद्ध की बात नहीं की है मोदी ने। मूडीज की रिपोर्ट ने बस ये कहा कि ये टेंशन लेवल बढ़ता रहा तो पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये सारी चीजें हो रही है तो अंदर खाने भी पाकिस्तान के अंदर
आप देखिए ऑल पार्टी मीटिंग होती है, इमरान खान की पार्टी जो है वो उसमें शामिल नहीं होती। कई सारे मस्जिदों के अंदर से अब ये आवाज उठने लग गई है, आवाज ये उठ रही है कि इमाम पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग होगा तो क्या तुम पाकिस्तान के साथ खड़े होगे। ये इस्लामाबाद की मस्जिद का वीडियो है, एक हाथ नहीं खड़ा हुआ। तो पाकिस्तान कितनी बड़ी मुसीबत में है ये आप समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान से टेंशन के बीच भारत की तैयारी पूरी है, तो वहीं भारत के एक्शन को देख पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर एक गुप्त बैठक की। बंद दरवाजों के पीछे हुई अनौपचारिक बैठक में पाकिस्तान को कड़े सवालों का सामना करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर काफी लताड़ लगाई गई है। परिषद के सदस्यों ने उल्टे पाकिस्तान से कठिन सवाल पूछ दिए हैं। सदस्य देशों ने उससे ही सवाल दाग दिए कि क्या पहलगाम अटैक में लश्कर तैयबा का हाथ है। पाकिस्तान के सामने ही यूएनएससी में यह बात भी उठ गई कि आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां चलाई। परिषद ने 22 अप्रैल के हमले की व्यापक रूप से निंदा की और जवाबदेही तय करने की बात कही है। पाकिस्तान की कोशिश थी कि मामले को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहा है। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान की बुरी तरह से फजीहत हो गई है। साथ ही इस बैठक के बाद ना तो किसी तरह का आधिकारिक बयान जारी किया गया और ना ही किसी तरह का रेजोल्यूशन पारित किया गया। क्या कुछ हुआ यूएनएससी की बैठक में? देखिए, सबसे जो इंटरेस्टिंग और आश्चर्यजनक चीज है कि ये हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी, शहद से मीठी दोस्ती का हवाबाजी करने वाला पाकिस्तान, चाइना ने भी कुछ नहीं कहा। चाइना की तरफ से भी कवर फायर नहीं दिया गया। ये तो पूरी दुनिया जान रही है कि 5 परमानेंट सदस्यों में 4 भारत का मित्र है। भाई, पाकिस्तान की ठुकाई जो होगी वो राफाल से ही होगी ना। ये राफाल कौन है? ये फ्रांस है। भाई, अभी S-400 हमें मिला है, किससे मिला है? रूस से मिला है। उससे ही तो उसके सारे मिसाइल्स को रोका जाएगा। हमें जो ड्रोन्स मिले हैं, हमें जो चिनोक हेलीकॉप्टर्स मिले हैं, जो नई तकनीक मिली है, टेक्नोलॉजी मिली है, कहां से मिली है? ये हमें अमेरिका से मिला है। तो आप देखिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में ज्यादातर लोग तो हमारे साथ ही थे, लेकिन फिर भी अकल के मारों को इन पाकिस्तानियों के दिमाग में लकवा मार दिया है। इन लोगों ने सोचा कि चलो भाई वहां पे उठाते। मैं शुरू से कह रहा हूं कि पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है वो पाकिस्तानियों को टोपी पहनाने के लिए। दे आर नॉट एबल टू डू अ सिंगल थिंग अगेंस्ट इंडिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान को घेर रहा है, ये अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए ऊल जुलूल काम कर रहा है। भाई, आपकी कितनी बड़ी तौहीन हुई, कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है कि आपने एक मीटिंग बुलाई सिक्योरिटी काउंसिल की। चूंकि आप मेंबर हैं, लोगों ने कंसिडर कर लिया, लेकिन मेन हॉल में वो मीटिंग नहीं हुई। मेन हॉल में वो मीटिंग नहीं हुई। पहले भी क्लोज डोर मीटिंग्स हुई है, लेकिन वो हॉल के अंदर होती है। यहां कहा गया भाई हॉल के बगल में एक छोटा सा कमरा है, इनफॉर्मल मीटिंग कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से कोई दबाव तो जरूर आया। कोई हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरीके से प्रपंच में फंसना नहीं चाहता। और जब वहां मीटिंग हुई तो जैसा कि आपने बताया कि कड़े कड़े सवाल पूछे गए, लेकिन डांट भी पड़ी। 3-4 मुल्कों ने यह कहा कि ये जो बकवास आप लोग कर रहे हो, न्यूक्लियर, ये तो आप ही हवा दे रहे हो, आप ही मामले को और खराब कर रहे हो। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया एकजुट हो चुकी है और यह आतंकवाद का जो केंद्र है पाकिस्तान, पूरी दुनिया अंदर अंदर यही चाह रही है कि जरा इत्मीनान से इस बार जो है पाकिस्तान का इलाज किया जाए। ऐसा इलाज किया जाए कि ये जो दंश है, जो पूरी दुनिया को डस रहा है,
ये सदा के लिए समाप्त हो जाए। जी, तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। इसके मद्देनजर भारत सरकार ने देशव्यापी मॉक ड्रिल का आदेश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करवाने का फैसला किया है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों को हवाई हमले या अन्य हमलों की स्थिति में शांत रहने, सुरक्षित आश्रय लेने और प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार करना है। यह अभ्यास खास तौर से भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सामरिक रूप से संवेदनशील जिलों में महत्वपूर्ण होगा। यह मॉक ड्रिल गांव स्तर तक भी आयोजित की जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने का सायरन बजाया जाएगा। मॉक ड्रिल के वक्त ब्लैकआउट यानी बत्तियां बुझाकर अंधेरा किया जाएगा। आपात स्थिति में सुरक्षा की तैयारी परखी जाएगी। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच में मॉक ड्रिल की पहल कितनी अच्छी बात। देखिए, बहुत ही अच्छा कदम है ये। वो अच्छा कदम इसलिए है कि अगर युद्ध की स्थिति में मिनिमम जो उसको कह सकते हैं कि क्षति हो, उसकी तैयारी है। ये जो एक्सरसाइज आज रात में भी कई जगहों पे होगा और कल दिन भर होगा, उसे कहते हैं कि नॉन मिलिट्री एयर डिफेंस, कि जब हवाई हमला हो तो किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, कहाँ छिपना है, कहाँ रुकना है, किस बिल्डिंग में नहीं रहना है, किस बिल्डिंग में रहना है। प्लस आपने लिस्ट निकाल दी 150 से ज्यादा जगहों के, वो और सारी जगहों जो पोटेंशियल जगह जहां अटैक हो सकता है उसको चिन्हित कर लिया गया। अब लोगों को यह बताया जाएगा रात में किस तरह से बर्ताव करना है, किस तरीके से दिन में बर्ताव करना है, कहां छिपना है, कैसे छिपना है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग तो आम दिनों में भी होनी चाहिए, लेकिन भारत एक वो शांति प्रिय मुल्क है, कभी इस तरह की सिचुएशन में हम लोग रहते नहीं हैं, इसलिए कभी इन सब चीज़ों को बताया नहीं गया। अदरवाइज ज़्यादातर देशों में, आप इजराइल देख लीजिए या बहुत सारे मुल्कों में, ये सारी ट्रेनिंग ये स्कूल की पढ़ाई का करिकुलम का हिस्सा होता है। अब ये सारी ट्रेनिंग अगर हो रही है, युद्ध हो ना हो, क्या होगा वो कोई नहीं जानता, लेकिन ये सारी ड्रिल से ये भी तो है कि आगे भविष्य में भी लोगों को अंदाज रहेगा कि इस तरह की विकट स्थिति पैदा होती है तो कैसे हमें बिहेव करना है। और सबसे बड़ी चीज़, आपका पार्टिसिपेशन, आप जितना इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, जितना आप चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा, उससे बॉर्डर पर तैनात हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा कि इस युद्ध में पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जी, तो हर तरह से भारत खुद को तैयार कर चुका है। इसी बीच विपक्ष की कुछ घिनौनी राजनीति भी जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछा है कि केंद्र ने आतंकी हमले की खुफिया रिपोर्ट होने के बाद भी पहलगाम में ज्यादा सुरक्षा क्यों नहीं तैनात की। उन्होंने कहा कि हमले के 3 दिन पहले ही इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था, इसलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया था। क्या केंद्र को पहलगाम हमले में जानमाल के नुकसान के लिए जवाबदेह नहीं होना चाहिए? खड़गे ने कहा कि जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ऐसा कहते हैं कि वहां आपका जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस के लोगों को, सिक्योरिटी, पुलिस, बॉर्डर फोर्स को क्यों नहीं बताई। खड़गे ने कहा कि मैं सवाल पूछता हूं कि आपने अपना प्रोग्राम तो कैंसिल कर लिया, लेकिन जो पर्यटक वहां ज्यादा मात्रा में गए थे उनकी रक्षा के लिए भी आप अच्छी सिक्योरिटी भेज सकते थे। जब आप चूक को मान रहे हैं तो इतने लोग जो इस घटना में मर गए हैं उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी चाहिए। इतने नाजुक समय में खड़गे साहब ये कैसे घिनौनी राजनीति कर रहे हैं? कितनी घटिया बातें हैं। मतलब वहां पे जो कुछ हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है। आर यू आउट ऑफ योर हेड? उम्र का असर पड़ रहा है या फिर आपके कुछ लोगों ने कहा कि भाई चला दो? भाई अखिलेश यादव सुपरहिट चल रहे हैं पाकिस्तान के टीवी चैनलों के ऊपर, वहां केजरीवाल आम आदमी पार्टी चल रही है, कांग्रेस के कई सारे नेता हैं, सिद्धरमैया का बाइट चल रहा है, हेडलाइंस में आ रहा है कि एक रियासत के मुख्यमंत्री ने मोदी के खिलाफ बयान दिया है, तो हम क्यों पीछे रहे? यही मंशा होगी, यही मंशा होगी ना। क्या यही लाइन है कांग्रेस पार्टी का? अब तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी का लाइन नहीं है। मीटिंग में जाकर के कहते हो हम तुम्हारे साथ हैं, और बाहर आकर के ये कहानी गढ़ रहे हो।
ये कहानी गढ़ रहे हो। और रैली में बोली हुई बात है, पब्लिक में जाकर के आप बोल रहे हैं कि ताकि कल आपको पकड़ा जाए तो आप कहें कि भाई यार कोई नहीं, पब्लिक रैली में जो है बोलते बोलते मैं बोल गया। बड़ी अजीब कहानी है कांग्रेस पार्टी की। सारा विपक्ष वो अलग कहानी कर रहा है। वो चल रहा है मनोज झा, ये जो गुरु बना हुआ है आजकल, चाणक्य बना हुआ है इसका, तेजस्वी यादव का, कि पुलवामा पे भी कौन किसने हमला किया अभी तक मालूम नहीं चला, वो पाकिस्तान में हिट हो रहा है। भाई चुनाव आप लोगों को कहां लड़ना है तय कर लो। पाकिस्तान के लिए एक नया ब्रांच खुल रहा है या फिर, ये अजीब स्थिति है। और यही कारण है कि इस तरह के मंद बुद्धि स्ट्रेटजी अगर बनाते हैं तो फिर यही होगा कि देश की जनता आपके ऊपर थू थू करेगी। अभी पाकिस्तान से लड़ना है, कुछ ऐसी बात बोलिए कि लोगों का मनोबल जो है वो मजबूत हो, जो सैनिक जो वहां पे लड़ने जा रहे हैं उनका मनोबल बढ़े, जो आर्मी ऑफिसर्स जो अधिकारी स्ट्रेटजी बना रहे हैं उनको भी ये लगे कि हम कुछ भी कर लें, सारा देश हमारे साथ है। ये लोग तो बिल्कुल सो कहते हैं मीर जाफर जैसा रोल पैदा कर रहे हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष जो है अभी तक पब्लिक सेंटिमेंट्स को समझ नहीं पाया है। बहुत 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 ज्यादा इन लोगों को जो है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजों की संपत्ति का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। हालांकि वेबसाइट पर 33 में से केवल 21 जजों की जानकारी ही देखी जा सकती है। बाकी जजों ने ब्यौरा केवल सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। इनकी डिटेल्स भी बाद में प्रकाशित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जारी किए गए डेटा में मिली जानकारी के मुताबिक जस्टिस केवी विश्वनाथन सबसे अमीर जज है। घोषित डिटेल में व्यक्तिगत होल्डिंग्स के अलावा जीवन साथी और आश्रितों की संपत्ति भी शामिल है। बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक की गई है। दरअसल सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई में फुल कोर्ट ने यह फैसला जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से कैश की बरामदगी की घटना के बाद लिया है। फैसला और पहल तो काफी अच्छा है, लेकिन क्या ये मेंटेन हो पाएगा? देखिए, बहुत ही अच्छा फैसला है। बात समझने की है, भाई सरकार चलती है, लोकसभा में लोग चुन के जाते हैं, सांसद बनते हैं लोगों के वोट से। लोगों के पास से अधिकार होता है, 5 साल के बाद बदल देंगे। नहीं पसंद आ रही सरकार, नहीं पसंद आ रहा सांसद, हटा दो उसको। बाकायदा जो ब्यूरोक्रेसी है वो कानून के हिसाब से चलती है। उसके ऊपर एक सरकार का एक, उसको कह सकते हैं कि वॉच रहता है कि आपने गड़बड़ की तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो अकाउंटेबिलिटी है। न्यायपालिका तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास पे चलती है। लोगों को यह विश्वास होता है कि वहां अन्याय नहीं होगा, इसलिए तो चल रहा है। और वहां पे जब इस तरह की चीजें सामने आती है कि नोटों का जखीरा निकल जाए, तब तो कुछ करना चाहिए था। और ये सही दिशा में, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि हर साल जजेस जो हैं अपने इनकम का जो है वो ब्यौरा दे और ओपन में दे। और ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए लोकपाल के पास कि वो इस तरह की जानकारी को कंफर्म कर सके, तब जाकर के ये पूरी पारदर्शिता आएगी। जजेस कैसे चुने जाते हैं, कैसे, क्या सही तरीका होना चाहिए, इनकम क्या है, क्या सब कुछ है। फैसिलिटी तो बहुत है, जो फैसिलिटी सरकार दे रही है वो आप लें, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब इस तरह की घटना होती है, वर्मा साहब के घर पे जिस तरह से जले हुए नोट मिले, तो अपनी प्रतिष्ठा को बचाना ये परम कर्तव्य हो गया था सुप्रीम कोर्ट का। और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। स्वागत योग्य फैसला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।